सो माय फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है और पहला क्वेश्चन क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर क्या है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूजर है? दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता है, कहा गया है क्वेश्चन में क्या, ध्यान दीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर के ऑपरेशन, कंप्यूटर के संचालन को नियंत्रित करता है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नाम से क्या पता है? ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो ऑपरेटिंग करता हो, जो चलाता हो। कौन चलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। अब सर, ऑप्शन में तो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो आंसर क्या करेंगे? तो आप मुझे बताइए, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? तो आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो आंसर जो हो जाएगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। देखो, तीनों सॉफ्टवेयर को फटाफट देख लेते हैं। यूजर कौन होता है? यूजर हम और आप होते हैं। जो वर्क करता है, जो काम करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो यूजर कहलाता है, यानी कि प्रयोगकर्ता या उपयोगकर्ता, यानी हम और आप उपयोग करता है। सॉफ्टवेयर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। अब अगर हम कैटेगराइज करेंगे तो जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है ना? जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही दोस्तों पार्ट होता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिस पर यूजर काम करता है, हम और आप काम करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिस्टम को ऑपरेट करता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को मेंटेन करता है, सिस्टम की देखरेख करता है ना? सिस्टम की रख रखाव करता है ना? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे डिस्क क्लीनर क्या है? डिस्क को क्लीन करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर क्या है? जो डिफ्रेगमेंट करता है फाइलों को, स्पेस को, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस क्या है? जो वायरस को हमारे सिस्टम से डिटेक्ट करता है और रिमूव करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो ये सारे हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इंटरप्रेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस पावर पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग यूजर, हम और आप स्पेसिफिक काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। और ओएस को हम लोग सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। ओएस को हम लोग सोल ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, यानी कंप्यूटर की आत्मा कहते हैं। ओएस को हम कंप्यूटर की आत्मा के नाम से जानते हैं। बोलो, परफेक्ट है? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है? अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग आंसर दे सकते हैं, आप लोग आराम से आंसर दे सकते हैं। इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है? तो जो हमारा वर्ड प्रोसेसर होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड अर्लियर। आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? जो डिवाइस बाहर से हम लोग सिस्टम में लगाते हैं, उनको चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एक इन्वायरमेंट देता है ना? ड्राइवर एक इन्वायरमेंट देता है चलाने के लिए। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारे सिस्टम को जो है मेंटेन करता है, देखरेख करता है, रख रखाव करता है। और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। व्हिच इज डिजाइन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया हो। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये स्पेसिफिक टास्क को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, अगर हमें अगर डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो वर्ड पे, एमएस वर्ड का यूज करेंगे, ना कि पावर पॉइंट का यूज करेंगे। स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। हमें अगर प्रेजेंटेशन देना है तो हम पावर पॉइंट का यूज करेंगे, ना कि एक्सेल का यूज करेंगे। हमें अगर स्प्रेडशीट पे काम करना है तो एक्सेल का काम यूज करेंगे, ना कि वर्ड और पावर पॉइंट का यूज करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। असेंबलर इज यूज्ड एज अ ट्रांसलेटर फॉर। असेंबलर कैसा क्यों यूज होता है?
असेंबलर का प्रयोग क्यों करते हैं? फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, चलिए। वेरी गुड। असेंबलर का प्रयोग क्यों करते हैं? असेंबलर असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है। अच्छा, असेंबली भाषा कौन सी भाषा है? मैंने अभी कल बताया था आप लोगों को, लो लेवल भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है। तो लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, तो जाहिर सी बात है कि लो लेवल लैंग्वेज ट्रांसलेटर होगा ना हमारा असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता है, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने काम करता है, उसे असेंबलर के नाम से जानते हैं, यानी असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करना। ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? चलो बताओ, फटाफट बताओ। अच्छे क्वेश्चंस हैं और आज से सारे क्वेश्चंस आपके, मतलब आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस हम कवर करने का प्रयास करेंगे, जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से फंसने के अच्छे खासे चांसेस हैं। ठीक है। हमको दो प्रकार का इंटरफेस, हमको दो प्रकार का एनवायरनमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS हमको दो प्रकार का एनवायरनमेंट, दो प्रकार का इंटरफेस देता है। एक कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI कहते हैं और एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आजकल जो हम लोग काम करते हैं जिस एनवायरनमेंट पे, विंडोज किसका एग्जांपल है? विंडोज अगर पूछा जाए किसका एग्जांपल है, एंड्रॉयड किसका एग्जांपल है, या आपका जो है मैकेंटोश किसका एग्जांपल है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमको जो एनवायरनमेंट देता है वो ग्राफिकल एनवायरनमेंट हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्लियर है जी? चलो भाई, चूज द ऑड वन आउट। इनमें से ऑड बताना है क्या है? ऑड, चलो बताओ फटाफट, ऑड क्या है? विषम क्या है? आपको इसमें से विषम बताना है, विषम क्या है? सभी लोग आंसर दें। हाँ, CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, अगर CLI आ गया तो कमांड लाइन इंटरफेस होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। रंजीत कुमार जी, ग्लोबल एजुकेशन जी, ईस्ट के बनारस, प्रियम कुमार, काफ़ी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे मुखातिब हो रहे हैं, एंड यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट। डिस्क क्लीनर जो होता है, अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। बाकी हमारे इंटरप्रेटर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। OS क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो भाई जाहिर सी बात है, देखो आपका आंसर भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, मतलब आप लोगों की जानकारी बहुत अच्छी है, वेरी गुड, और मतलब नॉलेज आपका जो है अच्छा इनहेंस हुआ है, इंप्रूव हुआ है, मैं देख रहा हूं। Which of the following is the part of system software? इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, तो आंसर AB मतलब आपका जो है OS भी होता है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होता है, दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है। ब्राउजर सॉफ्टवेयर क्या होता है? गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे क्या हैं? ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। Which of the following is not an operating system? इनमें से कौन सा OS नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आंसर दीजिए आप लोग, चलिए। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? सभी लोग आंसर दीजिए। वेरी गुड। ओरेकल, ओरेकल कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। लाइनेक्स होता है, विंडोज होता है, डॉस होता है। ओरेकल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। ओरेकल क्या होता है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस के लिए यूज होता है, डेटाबेस के लिए यूज होता है, ना कि हाँ। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमको कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या CLI कमांड लाइन इंटरफेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, वेरी गुड। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फैट का फुल फॉर्म बताइए। फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? फैट का फुल फॉर्म फाइल एलोकेशन टेबल होता है, फाइल एलोकेशन टेबल होता है। ठीक है, फैट जो क्या करता है, जो हमारा हार्ड डिस्क है, हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है, जो हम लोग डेटा स्टोर करते हैं या फाइलों को स्टोर करते हैं, तो उसके लिए एक लोकेशन प्रोवाइड करता है। फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल को एलोकेट करने का एक तरीका होता है फैट। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल। इसी में अब नया हम लोग यूज कर रहे हैं NTFS। पहले फैट था, अब NTFS है।
NTFS क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। NTFS क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS कहलाता है। ठीक है जी, वेरी गुड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। Who is bootstrap? What is bootstrap loading? Bootstrapping called. Bootstrapping किसे कहते हैं? Cold boot, cold hot boot, cold hot strap या hot boot? Bootstrapping क्या होता है? आप प्रयास अच्छे से करिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। सूरज पाठक जी, आप अच्छे से पढ़ाई करिए, क्लास करिए, पूरा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, कोल्ड बूट होता है। अब ये सर, ये बूट क्या होता है ना? तो देखो, आपने सुना होगा बूटिंग के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है? बूटिंग क्या होता है? बूटिंग एक प्रोसेस होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है जिसमें ओएस को लोड किया जाता है। ओएस को लोड किया जाता है। ठीक है, कहां से लोड होता है ओएस? फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू, फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी, या आप कह सकते हो फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम पर लोड होना ही बूटिंग कहलाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी पर या हार्ड डिस्क ड्राइव से रैम पर लोड होना बूटिंग कहलाता है। ठीक है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एन ओएस फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। बूटिंग दो प्रकार का होता है, एक तो कोल्ड बूटिंग होता है और एक तो हार्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग बोलते हैं। वार्म बूटिंग, जब सिस्टम को आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हो, जैसे सिस्टम आपका सेफ मोड में ऑन होता है, जब सेफ मोड में ऑन होता है तो कोल्ड बूटिंग। सिस्टम जब हमारा रीस्टार्ट होता है, सिस्टम हमारा जब रिबूट होता है, रीस्टार्ट रिबूट होता है, तो वो वार्म बूटिंग कहलाता है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग के नाम से भी जानते हैं एंड वार्म बूटिंग को हार्ड बूटिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो, Which of the following is not an application layer protocol? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? TCP, टेलनेट, HTTP, FTP। यानी कि आपको पता है OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, और सातों लेयर का अपना अलग अलग काम होता है। आपको याद होगा सातों लेयर का नाम, नीचे से ऊपर होता है, बॉटम टू टॉप होता है। पापा, दादा, नाना, ट्रेन से पहुंचे अयोध्या। पापा का P फिजिकल लेयर, दादा का D डेटा लिंक लेयर, नाना का N नेटवर्क लेयर, ट्रेन का T ट्रांसपोर्ट लेयर, से सेशन लेयर, पहुंचे का P प्रेजेंटेशन लेयर और अयोध्या का A एप्लीकेशन लेयर। आपको याद होगा। तो इनमें से कौन सा एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल नहीं है? ये जो TCP होता है, ट्रांसपोर्ट, इसे बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब क्या होता है? TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये कहां काम करता है? ये काम करता है किस लेयर पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर किस नंबर का लेयर है? ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हम लोग हार्ट ऑफ OSI मॉडल कहते हैं। आप लोग बताइए ट्रांसपोर्ट किस नंबर का लेयर है? चलिए बताइए फटाफट। वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट आपका चौथा लेयर कहलाता है। देखिए, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल काम करते हैं। एक तो TCP हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक UDP होता है जिसे हम यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि UDP किस लेयर पे काम करता है? UDP का मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में अंतर क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, TCP होता है, वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड होने की वजह से रिलायबल होता है। वहीं UDP जो होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो होता है, ये आपका जो है अनरिलायबल होता है, क्योंकि ये आपका कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है। तो जहां पे TCP कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, वहीं पे UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, कनेक्शन लेस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अनरिलायबल। ठीक है जी,
तो मुझे लगता है आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है जी। चलो भाई, अच्छा टेलनेट सॉरी टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है। कोई पूछे आपसे टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट का मतलब रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। जो टेलनेट होता है दोस्तों वो रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, टेलनेट को हम लोग क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर कहते हैं। कि अगर आप किसी दूसरे लोकेशन पे हो और मैं किसी दूसरे लोकेशन पे हूं, आप कहते हो सर मेरे सिस्टम को आप कंट्रोल करो, मेरे सिस्टम को आप यूज करो, तो मैं अपने लोकेशन से आपके सिस्टम को कंट्रोल कर सकता हूं। किसके माध्यम से, टेलनेट के माध्यम से कर सकता हूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, वेरी गुड। अच्छा, एचटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। एचटीटीपी क्या कहलाता है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहलाता है। यानी कि आपका जो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और हमको जो रिस्पांस मिलता है, हम लोग जो रिक्वेस्ट करते हैं और हमको जो रिस्पांस मिलता है वो किसके माध्यम से मिलता है, वो हमारा रिक्वेस्ट रिस्पांस जो होता है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से होता है। एचटीटीपी बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसके माध्यम से रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, वेरी गुड। एफटीपी जो होता है फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसमें 2 पोर्ट नंबर होता है। डेटा पोर्ट जो होता है, डेटा पोर्ट जो होता है ये 20 होता है, और कमांड पोर्ट जो होता है, जो कमांड पोर्ट होता है वो 21 होता है। डेटा पोर्ट 20 होता है, कमांड पोर्ट 21 होता है, ठीक है। जो आपका ये क्या नाम है, एफटीपी होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग एफटीपी का प्रयोग करते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर हो तो आप बिल्कुल हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेटा पोर्ट का 20, कमांड पोर्ट 21 होता है। आईएमएपी क्या होता है, अच्छा आईएमएपी का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। आप मुझे आईएमएपी बोल रहे हैं आईएमएपी का मतलब होता है कि जब हम मल्टीपल डिवाइस से मेल को रिसीव करते हैं, हम जब मल्टीपल डिवाइस पे मेल को रिसीव करते हैं, यानी किसी कहीं से भी किसी डिवाइस पे रिसीव कर सकते हैं, तो आईएमएपी होता है, उसका पोर्ट नंबर 143 होता है। आईएमएपी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, 143 बोलते हैं, है ना। अच्छा, एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, पोर्ट नंबर 25 होता है। पोर्ट नंबर याद रखिएगा, एसएमटीपी का पोर्ट नंबर 25 होता है, आईएमएपी का 143 होता है, पीओपी का 110, पीओपी का जो है 110 होता है, पीओपी 3 बोल देते हैं, पॉप 3 वर्जन, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोटोकॉल। अच्छा, प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल्स आर सेट ऑफ रूल दैट आईएमएपी जस्ट आई लव यू सर वेरी गुड। तो प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करने के लिए हम प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, एंड ऑलरेडी आपने देखा प्रोटोकॉल्स के बारे में। प्रोटोकॉल से अच्छे खासे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा हमारा ये जो ये हमारा जो एचटीटीपी है, ये www का प्रोटोकॉल है। यानी कि अगर पूछा जाए कि www का प्रोटोकॉल का नाम बताइए, तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब का प्रोटोकॉल है वो एचटीटीपी है। अगर पूछा जाए कि बताइए HTTPS का इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, तो आंसर बताइए। सर आप अयोध्या में कहाँ से हैं? मैं अयोध्या से हूँ भाई मतलब मैं अयोध्या से ही हूँ, ठीक है। बताइए इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है? इंटरनेट टीसीपी आईपी पर काम करता है। इंटरनेट किस मॉडल पर काम करता है? इंटरनेट जो है वो हमारा टीसीपी आईपी पर काम करता है, ठीक है। और www किस पे काम करता है? एचटीटीपी पे काम करता है, www। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। द आईपी एड्रेस ऑफ अ सिस्टम गेट्स चेंज्ड बाय द चेंज ऑफ। किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस कैसे आप परिवर्तित कर सकते हो, या किसी सिस्टम का आईपी एड्रेस के परिवर्तन से परिवर्तित हो जाता है, बताइए सॉरी। द आईपी एड्रेस ऑफ अ सिस्टम गेट्स चेंज बाय द चेंज ऑफ। हम क्या चेंज करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है? आप बताइए, हम क्या चेंज करते हैं कि हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है? सभी लोग आंसर दीजिएगा। हे भगवान,
वेब पेज कहां से हो जाएगा? देखो मैं बता दूं आपको, वेब पेज के लिए तो हम यूआरएल की बात करते हैं। अगर आप यूआरएल चेंज करेंगे तो आपका वेब पेज चेंज हो जाएगा। अरे भाई, आप अगर मेरा वेबसाइट यूज कर रहे हैं www.swdedu.in तो मेरा वेबसाइट ओपन होगा ना भाई। या कोई दूसरा यूआरएल यूज करेंगे तो आप वो, तो जो यूआरएल यूज करेंगे वो वेब पेज ओपन होगा। तो यूआरएल चेंज करने से वेब पेज चेंज हो रहा है। ऐसे ही आईएसपी चेंज करने से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चेंज करने से आपका आईपी चेंज हो रहा आईपी चेंज हो रहा है। अभी आप मान लीजिए जियो का आपने जो है आप कनेक्शन यूज कर रहे हैं, तो जियो का कनेक्शन यूज कर रहे हैं तो वहां पे जो इंस्टॉलेशन होता है, वहां पे जो आपको आईपी असाइन होगा, वो आईपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके जियो के बिहाफ पे होगा, आईपी असाइन होगा, ठीक है। और अगर आप जो है दोस्तों किसी दूसरे कंपनी का यूज करेंगे तो उस कंपनी का आईपी आप यूज करेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हमको इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स इंटरनेट सर्विसेज फॉर देयर कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए इंटरनेट की सेवा प्रदान करता है, ठीक है। थ्रू विच वी कैन एक्सेस इंटरनेट, जिसके माध्यम से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। भारत का पहला आईएसपी वीएसएनएल है, विदेश संचार निगम लिमिटेड है, जिसको 15 अगस्त 1995 में भारत में पहली बार यूज किया गया था, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं यहां पे, ध्यान, कंफ्यूज होगी, कोई बात नहीं। याद रखिएगा, वेब पेज कब चेंज होगा? जब आप यूआरएल चेंज करेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि वेब पेज कैसे ओपन करते हैं? आप किसी वेबसाइट को टाइप करते हैं ना, वही वेबसाइट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है। वेबसाइट्स कैसे आप करेंगे? तो यूआरएल के माध्यम से, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो ये चीजें होती हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा। वेब ब्राउजर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर। रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसे हम रैम कहते हैं, ठीक है जी। चलिए भाई, वेरी गुड। It is an information space on the internet in which documents and other resources are stored. इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जिसमें डॉक्यूमेंट्स और अन्य संसाधन स्टोर होते हैं। देखो आ गया क्वेश्चन। इंटरनेट का एक स्पेस है। इंटरनेट पर, जिसे इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हम लोग क्या करते हैं? घर बनाते हैं, तो घर बनाने के लिए एक स्पेस चाहिए होता है, एक जगह चाहिए होता है, स्थान चाहिए होता है, जमीन चाहिए होती है ना, जहां पे अपना घर बनवाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहां पे, वेरी गुड, तो वैसे ही जो आपका बोला गया, इट इज एन इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट इन विच डॉक्यूमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेज आर स्टोर्ड, तो उसे आप www के नाम से जानते हो, उसे आप वर्ल्ड वाइड वेब, कहां से डी आ जाएगा? हे मतलब पढ़ेगी, डी बेटा ब्राउजर होता है। ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से यूजर वेब पेज तक पहुंचता है, यानी कि वेब पेज तक पहुंचाने का, या वेब पेज तक पहुंचने के लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, उसे वेब ब्राउजर कहते हैं, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर जो होता है, फाइलों को एक्सप्लोर करने का एक फाइल मैनेजर होता है, तरीका होता है फाइल को एक्सप्लोर करना, फाइलों को ओपन करना। प्रोटोकॉल में बता दिया, सेट ऑफ रूल होता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, टिम बर्नर्स ली चाचा ने इसको डेवलप किया था। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज अ इंफॉर्मेशन स्पेस ऑन द इंटरनेट in which documents and other resources are stored. I am repeating again. www क्या होता है? www it is a information space on the internet in which documents and other resources are stored. www is the subset of internet, यानी कि इंटरनेट का ही सबसेट होता है www, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। What is the meaning of IP एड्रेस? IP एड्रेस का मतलब क्या होता है? आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? अभिप्राय आईपी एड्रेस से आप क्या समझते हैं? आई नो कि गलत आंसर जरूर देखोगे आप, नहीं दिखेगा आपको, अच्छा तो सही आंसर दे दीजिए, सही आंसर दिख जाएगा। इंसान नोटिस क्या करता है? गलती ही करता है ना। नोटिस का मतलब जहां पे सुधार, देखो जहां पे आप सही हो तो मुझे पता है आप यहाँ सही हो, तो आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे आप गलत होंगे वहीं पे सुधार करने की आवश्यकता होगी ना। तो जहाँ पे आप गलत, जब आप सही रास्ते में जा रहे हो तो मैं आपको क्यों टोकूंगा? जाने दो, अच्छे रास्ते में जा रहा है। लेकिन जहाँ पे आप मार्ग से भटकोगे, मुझे पता है उस रास्ते में जाने पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो मैं रोक दूंगा आपको, टोक दूंगा, गलत है, इधर जाओ, है
तो अच्छी बात है ना, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। चलिए, आईपी एड्रेस, न्यूमेरिक नेटवर्क लेवल, a dynamic link between two computers, a set of networks distally know your customer। नहीं भाई साहब, एक न्यूमेरिक लेवल होता है। आईपी एड्रेस का मीनिंग क्या होता है? एक न्यूमेरिक लेवल होता है, ठीक है, ठीक है। आईपी एड्रेस जो होता है एक न्यूमेरिक लेवल होता है। सर ये क्या न्यूमेरिक लेवल क्या होता है? मतलब नंबर वाला होता है ना भाई, नंबर होता है। जैसे कि ये 192.168.0.200 ये क्या है? ये आईपी एड्रेस ही तो है, ये एक आईपी एड्रेस है ना। और आपको पता है कि आईपी एड्रेस के 5 क्लास होते हैं। मैं आपको लगे हाथ बता दूं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। और पांचों क्लास का एक रेंज होता है, 0 से लेके 126 जो होता है वो क्लास ए होता है, 128 से लेके 191 क्लास बी होता है, 192 से लेके 223 जो होता है क्लास सी होता है, 224 से लेके 239 क्लास डी होता है, 240 से लेके 255 जो होता है वो क्लास ई होता है, ठीक है। तो अब ये फर्स्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं मैं केवल फर्स्ट ऑक्टेट लिख रहा हूं। अब जैसे एक पूछा जाए कि दिया गया आईपी एड्रेस किस क्लास का आईपी एड्रेस है, जो मैंने आईपी एड्रेस लिखा है ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर दिया गया आईपी एड्रेस 192.168.0.200, तो आप कहोगे 192 फर्स्ट ऑक्टेट पकड़ लो। अब फर्स्ट ऑक्टेट यहाँ पे कहीं है 191 नहीं है, इसमें कहीं है, तो इसमें आ रहा है 192 सी में, तो आप कहोगे सर क्लास सी का आईपी एड्रेस है। आप कहोगे सर क्लास सी का आईपी एड्रेस है। किस क्लास का आईपी एड्रेस है? आप कहोगे क्लास सी का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है, कि जो है नहीं IPv6 जो होता है, देखो एक्चुअली आरती कश्यप जी, हम लोग जब आईपी की बात करते हैं तो आईपी वर्जन 4 की बात करते हैं, क्योंकि हम लोग यही यूज़ करते हैं। IPv6 न्यूमेरिक नहीं होता है, IPv6 जो होता है अल्फा न्यूमेरिक होता है ना। लेकिन बातें IPv4 की होती है, क्योंकि हम लोग हमेशा जनरली जब क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है तो IPv4 से रिलेटेड यहाँ अगर IPv6 पूछेगा तो मेंशन कर देगा वो। जैसे यहाँ पूछा गया कि द मीनिंग ऑफ, हो सकता है पूछे IPv6 बताइए क्या है, तो आप कहोगे IPv6 जो होता है वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। या आप इसे कहेंगे हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्म है। हेक्साडेसिमल मतलब जिसमें डिजिट भी है, और हेक्सा मतलब 0 से लेके F तक, मतलब A से लेके F तक ABCDEF लेटर भी है, ठीक है। तो वो हमारा IPv6 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 127 धीरेन्द्र सर ने लिखा ही नहीं, तो धीरेन्द्र सर ने 127 क्यों नहीं लिखा? जो पुराने बच्चे हैं उनको पता होगा, कॉन्सेप्ट उनको पता होगा। 127 रिजर्व होता है, ये 127 लूप बैक आईपी होता है, इसे बोलते हैं लूप बैक आईपी, लूप बैक आईपी, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा रखा है, लेकिन अगर आप नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना याद रख लीजिए जितना बता रहा हूं मैं आपको। अगर पूछा जाए 127 वाला सीरीज क्या होता है, लूप बैक। अच्छा, आईपी एड्रेस अलग किससे होता है? तो पीरियड से होता है। पीरियड मतलब ये डॉट जो आप देख रहे हो, ये डॉट जो आप देख रहे हो, इसी को हम पीरियड के नाम से जानते हैं, इसी डॉट को हम पीरियड बोलते हैं। तो आईपी एड्रेस इज सेपरेटेड फ्रॉम पीरियड। अच्छा, मैक एड्रेस क्या होता है? मैंने समझाया था आपको। जैसे हमारा 2 एड्रेस है, मेरा जो जन्म स्थान है, मेरा जो परमानेंट प्लेस है वो अयोध्या है, अयोध्या में भी कोई लोकेशन है जहाँ पे मेरा जन्म स्थान है, वो मेरा परमानेंट एड्रेस है, उसे मैक एड्रेस बोलते हैं। जब कंप्यूटर बनाया जाता है तो उसके लिए मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस लिखा जाता है। मैक एड्रेस का मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ऐसे ही मेरा ऑफिस का जो एड्रेस है वो आईपी एड्रेस है। आज मेरा ऑफिस यहाँ है, जैसे ऑफिस का अच्छा आप खुद बताइए, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ था, ये वाला क्वेश्चन कि क्या चेंज करेंगे तो आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। आप मुझे बताइए, आज आपका मन कर रहा है धीरेन्द्र सर को कोई गिफ्ट भेजने को, आपका मन कर रहा है धीरेन्द्र सर को कोई गिफ्ट भेजने को, तो आज मेरा ऑफिस इस लोकेशन पे है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, तो आज मैं आपको ये एड्रेस दूंगा तो इस एड्रेस पे गिफ्ट आ जाएगा। अगर आपका मन कर रहा है, इच्छा कर रहा है, तो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब मेरा अगर ये लोकेशन चेंज हो गया तो क्या आप जो है फिर इस एड्रेस पे मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा, मुझे उस एड्रेस, तो वही बात करी गई है कि आईएसपी चेंज होने से आईपी एड्रेस चेंज होता है, मेरा ऑफिस का लोकेशन चेंज होने से ऑफिस का एड्रेस चेंज होता है, वैसे ही। तो लेकिन मेरा जन्म स्थान नहीं चेंज होगा। क्या चेंज हो सकता है? क्या बर्थ प्लेस चेंज हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या कंप्यूटर जब बनाया गया था तो वो चेंज हो सकता है उसका एड्रेस, मैक एड्रेस? नहीं, मैक एड्रेस कैन नॉट बी चेंज, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस कैन नॉट बी चेंज। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एड्रेस जैसे हमारा एड्रेस होता है वैसे कंप्यूटर का भी एड्रेस होता है, ठीक है जी। एड्रेस तो बताओ,
मेरे वेबसाइट पे एड्रेस है। अगर आपको एड्रेस चाहिए तो मेरा जो वेबसाइट है www.swdedu.in है ना, ये मेरा एड्रेस है। और इस एड्रेस पे जाके आप हमसे जो है आप मतलब इस वेबसाइट को विजिट करके एड्रेस देख सकते हो। मुझे याद आ रहा है मेरा जन्मदिन था 2 अप्रैल 2022, 22 या 23 था, उसमें 23 नहीं 22 था, 22 में। तो यहाँ पे जॉली मिश्रा मैम है, इन्होंने इस एड्रेस पे उस दिन वो केक भेजा था, ठीक है, ये क्लास में है शायद, अभी यहाँ क्लास में तो है, दिख रही है मुझे। तो उन्होंने केक भेजा था, तो एड्रेस ऐसे ही पता अब लेकिन जिस एड्रेस भेजा था वो एड्रेस नहीं है, तो वो ऑफिस दूसरा था, अब ऑफिस चेंज हो गया है। तो अगर उस एड्रेस भेजेंगे तो मुझे नहीं मिलेगा, है ना। ठीक है, चलिए 2022 था शायद, 23 था, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, हो सकता है 23 रहा हो। चलो हाँ 23 ही था, 2023 ही रहा होगा। अच्छा ये 24 चल रहा है, हाँ 25 आने वाला है, ठीक है 25। Which of the following is server IP converts एड्रेस टू डोमेन नेम। देखो आ गया, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कौन कन्वर्ट करता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो आप नवाबगंज गोंडा से हैं, तो वेरी गुड। देवकाली एक लोकेशन, अयोध्या में एक लोकेशन पड़ता है देवकाली, है ना, बड़ी देवकाली, यहाँ पे हमारा ऑफिस है, ठीक है। तो कभी भी आइए, पूछ सकते हैं किसी से, धीरेन्द्र प्रताप सिंह ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं, तो इस नाम से फेमस हूँ मैं, स्टडी विद धीरेन्द्र सर, ठीक है। देखो सर्वर आईपी, अच्छा देखो हम लोग क्या, अच्छा ये बताओ, जैसे आप खुद सोचो, मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बता दूं, जैसे हम यहाँ पे हैं, तो आप किसी का नाम याद रखना आसान होता है, किसी का मोबाइल नंबर याद रखना आसान होता है। अब किसी एक दो को छोड़कर, एक दो केस में अपवाद होता है कि आप उसका मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं, ठीक है, तुरंत मोबाइल नंबर अगर वो बोलेगी या बोलेगा तो याद रख सकते हैं, वो एक दो के अपवाद में है, वो अपवाद है, एक्सेप्शंस और ऑलवेज देयर, ठीक है। नॉर्मली आप याद रखना चाहेंगे उसका नाम याद रहेगा, जैसे आपको मुझसे आप काफी टाइम जुड़े हुए हैं, तो मेरा नाम याद है आपको, लेकिन मेरा मोबाइल नंबर नहीं याद है आपको, लेकिन कुछ लोग होंगे जिनको हो सकता है याद हो। ठीक है, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अब आप कहोगे सर ये तो आप जो है, नहीं मुझे मोबाइल नंबर भी याद होता है, तो मोबाइल नंबर सबका नहीं, केवल एक दो का याद होता है, ठीक है, सबका नहीं याद होता है। जहां पे आप ये प्रयास करते हो कि मुझे मोबाइल नंबर मिल जाए और बात हो, ठीक है, तो वहां पे याद हो जाता है आपको मोबाइल नंबर। तो नॉर्मली हम लोग, जैसे अभी मैंने कहा हमारा वेबसाइट है www.swdedu.in, आपको ये वेबसाइट याद हो गया होगा, या ये वेबसाइट आपके लिए फेमिलियर है, आप इसको विजिट, लेकिन मैं बोलूं कि चलो भाई आप विजिट करो 192.168.0. ये हमारा आईपी एड्रेस है, इसका आईपी एड्रेस है, तो कहोगे सर ये क्या, सर ये कौन याद कर पाएगा, सर ये ठीक है वेबसाइट याद कर लेंगे। तो डोमेन नेम सर्वर क्या करता है, चूंकि जो डोमेन सर्वर होता है उसके पास क्या होता है, आईपी एड्रेस होता है, हम क्या टाइप करते हैं, डोमेन नेम टाइप करते हैं। तो आईपी एड्रेस, तो जो सर्वर होता है, सर्वर के पास तो आईपी होता है ना भाई, सर्वर के पास तो आईपी है ना भाई, वो डोमेन थोड़ी ना जानता है। अब आप मोबाइल पे मेरा नाम टाइप करोगे, मेरा नाम मतलब कि डायल करने के लिए, तो नाम थोड़ी ना भाई आएगा, है ना भाई, अगर आप नंबर टाइप करोगे तो वही आएगा ना। तो सर्वर के पास आईपी होता है। अब डोमेन को आईपी में और आईपी को डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए कौन यूज होता है, डोमेन नेम सर्वर यूज होता है, डोमेन नेम सर्वर यूज होता है ना। आईपी को डोमेन में और डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कौन करता है, डोमेन नेम सर्वर करता है, इसे हम डीएनएस के नाम से जानते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, बोलो क्लियर है, पक्का आगे बढ़ें, समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not an application layer protocol? एक क्वेश्चन फिर आ गया कि दिए गए विकल्प में कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, कोई नहीं जाना सर, नहीं मिलने वाले, हाँ हाँ, जैसे आप आए हो और हम आपसे नहीं मिले। चलिए ठीक है, आपके फ्री क्लास 100% आ सकता, 100%। आरपी सिंह जी बच्चों से पूछे जिनका एग्जाम था और जो एग्जाम देकर आए उनसे पूछे, बता देंगे वो मेरे सेशन से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, इसलिए मैं यूट्यूब पर जाना जाता हूँ, है ना। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना धीरेन्द्र सर कौन है, पता चल जाएगा। चलो अच्छा, तो इनमें से क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा
इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का नहीं है? तो भाई साहब HTTP होता है, टेलनेट 2 बार लिखा है ना, टेलनेट मतलब टेलनेट वैसे एक होता है, टेलनेट होता है ये 2 बार, अच्छा टेलनेट होता है। ये IP जो होता है नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, ये IP जो होता है ये नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, IP जो होता है वो नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। गुड मॉर्निंग शालिनी विश्वकर्मा मैम, कोई बात नहीं, ठीक है। आज बजरंगबली जी का दिन भी है तो आपको अयोध्या आना चाहिए था, है। Which of the following protocols can only used to send mail? इनमें से किस प्रोटोकॉल का सिर्फ मेल को भेजने के लिए सही उपयोग किया जाता है? मेल को भेजने के लिए सही उपयोग किया जाता है, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं है। वेरी गुड। SMTP का यूज हम लोग मेल को भेजने के लिए करते हैं। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज हम क्यों करते हैं? ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज क्यों करते हैं? मेल को भेजने के लिए इसका पोर्ट नंबर जो होता है, पोर्ट नंबर 25 होता है। वहीं पे HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? पोर्ट नंबर 80 होता है, ठीक है। POP3 का 110 होता है, IMP का 143 होता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स आर एंड रिस्पेक्टिवली मेल को भेजने के लिए और मेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज होता है? बड़ा बेहतरीन, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए फटाफट बताइए। मैं हर टॉपिक को कवर करने का प्रयास कर रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम है और आपके एग्जाम को देखते हुए मैं सोच रहा हूं कि हर टॉपिक को कवर कर दूं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सबको मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। ये मेरा एक अपना सर एग्जाम के रिगार्डिंग आप हम स्टूडेंट से बात कर लीजिएगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि आपकी एडवाइस प्रीशियस होती है। थैंक यू सो मच। अभी हम क्लास ले लेंगे, क्लास के बाद हम बात कर लेते हैं आपसे, ठीक है। चलिए, पॉपुलर प्रोटोकॉल्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स आर एंड रिस्पेक्टिवली। तो दोस्तों SMTP मेल भेजने के लिए और POP, देखो भेजने के लिए बोला गया सेंडिंग के लिए SMTP और रिसीविंग के लिए POP। तो आंसर डी विल बी करेक्ट आंसर, डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, द पोर्ट यूज्ड बाय SMTP इज, SMTP के द्वारा यूज किया गया पोर्ट नंबर बताइए क्या होता है, ठीक है। RK जी कह रहे हैं सर बेल्ट्रॉन में 45 क्वेश्चन 50 में से सही किए हैं आपके ही क्लास करके। क्या बात है भाई, वेरी गुड, बधाई हो आपको, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। SMTP का पोर्ट नंबर 25 होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 25 होता है। अब देखो आ गया ना, ये जो दिया गया IP एड्रेस है, किस क्लास का IP एड्रेस है? पीछे मैंने बताया है, आप लोग फटाफट बताइए, आंसर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने बताया है पीछे, कहाँ बताया पता है? देखो मैंने ये बताया है, देखो ये बताया है, देखो ये बताया है, इसीलिए कहते हैं हर क्लास को अच्छे से करना चाहिए। देखो यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है ना मैंने। अब आप बताइए यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हे भगवान, क्लास ABCDE, क्लास A होता है 0 से लेकर 126 तक, क्लास B होता है 128 से लेकर 191 तक, क्लास C होता है 192 से लेकर 223 तक। तो 222 है तो 222 क्लास C में आ जाएगा, है ना, ठीक है। बोलो पक्का सही है? आगे बढ़े, जोर से बोलो, जय माता दी। ऑन द इंटरनेट इट इज यूज टू, आहा क्या बात है, वाओ। इंटरनेट पर कौन IP एड्रेस को डोमेन में, डोमेन को IP में, URL को डोमेन में IP में कन्वर्ट करता है? वही मतलब है, URL का मतलब भाई जो आप टाइप करते हो डोमेन होता है ना। इट इज यूज टू कन्वर्ट URL टू IP एड्रेस। क्या बात है, आ गया क्वेश्चन। रा ABCD, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। कुछ लोग डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम से 2 बार आ गया क्या? डोमेन नेम सिस्टम 2 बार है क्या? ओ माय गॉड, 2 बार नहीं 3 बार ऑप्शन में है शायद। ओ माय गॉड, ये मेरा देखो ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। डोमेन नेम सिस्टम ही है तो है, 3 बार आ गया है।
ये अच्छा डोमेल, अच्छा देखो यहाँ पे डोमेल है, यहाँ पे डोमेल है, ये होगा नहीं, डोमेन नेम सेशन होगा नहीं, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम, टाइपिंग मिस्टेक है, खैर कोई नहीं, कुछ उल्टा सीधा होना चाहिए था ऊपर नीचे, ध्यान नहीं दिए हैं बनाने में क्वेश्चन, ठीक है। हाँ क्वेश्चन बनाने में ध्यान हो सकता है, वो कहते नहीं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, दुर्घटना घटी तो सब्जी पूरी बटी, है ना, वही हिसाब किताब है। What is the set of rules protocols by which remote logging is done from the one computer to another? आ गया, यानी एक प्रोटोकॉल है जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हम रिमोटली उसको लॉगिन कर सकते हैं। आनंद पाठक जी ठीक है, ऐप में क्लास चल रही है। आनंद पाठक जी ऐप में क्लास चल रही है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लास चल रही है ऐप में, ठीक है। चलिए ठीक है, यूट्यूब पे करवा देंगे, अभी तो ऐप में चल रही फिलहाल। चलिए देखिए, तो ये हमारा टेलनेट होता है, टेलनेट का पोर्ट नंबर 23 होता है, और टेलनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, देखो कुछ सॉफ्टवेयर के नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे टीम वीवर का नाम सुना है आप लोगों ने, टीम वीवर, एमी एडमिन, एनी डेस्क, है ना, ये कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम, जैसे आपने कहा जैसे हैकिंग भी होता है, इससे याद रखिएगा, हैकिंग, जैसे आपके सिस्टम में अगर वो इंस्टॉल है, क्या नाम है, टीम वीवर, और मेरे सिस्टम में भी इंस्टॉल है टीम वीवर, और मैंने आपसे धोखे से आपका मैंने टीम वीवर ओपन करके मैंने आपका वो आईडी ले लिया और लॉगिन कर लिया, तो आपके सिस्टम को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। लॉगिन आप कहीं भी रहें, इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके सिस्टम में रहेगी, मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे स्मार्टफोन भी आपका हैक होता है, तो ये सब टेलनेट के माध्यम से होता है। Which of the following keyboard shortcut key can be used for the change case operation in MS PowerPoint? MS PowerPoint हो या MS Word हो या MS Excel हो, चेंज केस को चेंज करने का शॉर्टकट की क्या होता है? सर ये क्या होता है, चेंज केस क्या होता है? तो कितने प्रकार का होता है चेंज केस, पता है आपको? केस कितने प्रकार का होता है यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट में? अगर आपको आइडिया हो बताइएगा, बाकी तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, इंफ्रारेड या रेडियो वेव, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी टू व्यू योर क्लास टुडे फॉर माई कोर्ट एग्जाम। ओ माई गॉड, ये क्लास रेगुलर हो रहा है बाबू, ठीक है। आप देखिएगा, इससे प्लेलिस्ट है और पीछे देखिएगा तो क्लासेस हो चुकी हैं, और आप आराम से आप क्लास को अटेंड कर लीजिएगा, और आपके एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छे से हेल्प देने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, शिफ्ट प्लस F3 आंसर हो जाएगा। चेंज केस 5 प्रकार का होता है, 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस, 5 टाइप्स ऑफ चेंज केस। चेंज केस कितने प्रकार का होता है? चेंज केस 5 प्रकार का होता है, चेंज केस 5 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है? एक सेंटेंस केस होता है, एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है, एक टॉगल केस होता है, 1 2 3 4, और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड, या इसे हम टाइटल केस भी कहते हैं, टाइटल केस भी कहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। और कहां पे होता है? होम टैब मेनू के फॉन्ट ग्रुप में होता है, होम टैब मेनू के फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड। आपको एवरेज निकालना है, एक्सेल का प्रश्न है, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालेंगे, आंसर दीजिए। एवरेज कैसे निकालेंगे? वेरी गुड पूजा मैम, पूजा जी यू आर एब्सोल्युटली राइट। आरपी सिंह जी बिल्कुल होगा मेरे भाई, आप लोग एग्जाम क्रैक करिए, बिल्कुल होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, 10 5 15, 15 15 10 25, 25 15 कितना होता है? ये तो है भाई, 15 15 30, 30 10 40 45, 45 45, 1 2 3 4 5, ये तो है भाई, 1 2 3 4 5, तो 5 9 45, 9 इसमें कहीं 9 नहीं आ रहा है क्या? यही तो होगा। 15 15 15, अच्छा 15 10 15 45 कहाँ है यार, गलत जोड़ दिया मैंने, 15 15 30 नहीं, 10 5 15, 15 15 30, 30 10 40, 40 डिवाइड बाई 5, 5 8 40, 5 8 40, ठीक है। तो आंसर 8 हो जाएगा, 8 विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है टोटल सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, टोटल नंबर का सम, और फिर आप जितने नंबर हो ना डिवाइड कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला एवरेज का होता है। आप एग्जाम में कभी कभी एवीजी लिख के आते हैं, एवीजी
एवीजी गलत है, एवीजी नहीं होता है, एवरेज लिखते हैं। सम के लिए सम लिखते हैं, इक्वल सम जोड़ने के लिए सम लिखते हैं, ठीक है। एवरेज के लिए एवरेज लिखते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है जहां से प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा जाता है एक्सेल के, ठीक है। Which of the following is the basic communication protocol required for computers that use the internet? इंटरनेट के लिए जो हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं इंटरनेट पर, बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है। इनमें से एक बुनियादी संचार प्रोटोकॉल जो इंटरनेट का उपयोग करने वाले कंप्यूटरों के लिए आवश्यक है। फुल एवरेज होगा सर, ना कि एवीजी होगा। वेरी गुड ग्लोबल एजुकेशन जी। नहीं, इसमें कह रहा है कि इनमें से कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ना, कंप्यूटर्स दैट यूज द इंटरनेट। कौन सा? हाँ वेरी गुड सर, मैंने आपका क्लास धनतेरस के दिन पर, आई एम लकी दैट आई फाउंड इन ऑन द इंटरनेट बेस्ट टीचर। पहले कंप्यूटर के कोर्स से डर लगता था, अब मैं इससे डरता नहीं हूँ। अब क्लास इससे मुझसे डरता है। क्या बात है भाई ये कॉन्फिडेंस है आपका भाई, वाओ अमेजिंग, थैंक यू। चलिए दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा टीसीपी आईपी। हमारा जो इंटरनेट है वो टीसीपी आईपी पर काम करता है। हमारा इंटरनेट किस पे काम करता है? टीसीपी आईपी पर काम करता है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, टीसीपी आईपी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी, 1973 में। किसने किया था? दो लोगों ने मिलकर किया था, विंडसर्फ एंड बॉब कोहेन, और इन्हीं को कहते हैं फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के जनक, इंटरनेट के जनक, फादर ऑफ इंटरनेट। हमारा इंटरनेट इसी पर काम करता है ना, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड। एसडी रैम में एस का मतलब क्या होता है? एसडी रैम में एस का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? पूजा जी अभी नहीं हो रहा है, पूजा जी अभी दूसरे बैच में हो रहा है ना, ठीक है। तनु शर्मा जी वेरी गुड। हाँ देखो, अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे रैम जो होता है, हमारे कंप्यूटर की रैम को हम क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि ये मैंने एग्जांपल दिया था, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ठीक है। रैम के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। एक डी रैम होता है और एक एस रैम होता है। डी रैम जो होता है वो डायनेमिक रैम होता है, और एस रैम जो होता है स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब इसमें फिर आपका एसडी रैम आता है। तो एसडी रैम में एस का मतलब सिंक्रोनस होता है। सिंक्रोनस का मतलब रियल टाइम, सिंक्रोनस आपका आंसर होता है, ठीक है। कई लोग आंसर गलत दे रहे थे, अरे ये स्टैटिक रैम अलग होता है बाबू, ये स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैम ये होता है। इसी को कंप्यूटर का कैश मेमोरी कहते हैं। इसी में कंप्यूटर में जो हमारा कैश मेमोरी होता है, इसी को हम लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, इसी को हम लोग कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, कोई समस्या तो नहीं है? बताएं फटाफट जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। The unit GBPS which is used these days the measures the capacity of the network links stands for। आपको पता है कि इंटरनेट में हम लोग यूज नहीं करते हैं कि हमारे इंटरनेट की स्पीड इतना MBPS है, इतना GBPS है। हालांकि GBPS स्पीड तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब रेयर में ही देखने को मिलता है, बहुत अच्छी स्पीड है GBPS। तो इस फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया आपसे। वेरी गुड, गीगाबिट्स पर सेकेंड। जीबीपीएस का मतलब क्या होता है? गीगाबिट्स पर सेकेंड होता है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर यहीं पे ऐसे होता जीबीपीएस तो इसका मतलब क्या होता पता है? तो इसका मतलब होता गीगाबाइट्स पर सेकेंड, गीगाबाइट्स पर सेकेंड, याद रखिएगा, ठीक है। गीगाबाइट्स पर सेकेंड। स्मॉल जीबीपीएस का मतलब होता है बिट, कैपिटल का मतलब बाइट। ये बच्चों को पता होता नहीं है, बच्चे ही गलती कर बैठते हैं। जैसे यहाँ पूछा गया है तो यहाँ पे गीगाबाइट्स भी है ऑप्शन में, कब होता? जब कैपिटल होता, ठीक बा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
इंटरनेट की स्पीड को मेजरमेंट करने का यूनिट होता है, इसे हम जीबीपीएस कहते हैं। ठीक है, विंडोज नोटिफिकेशन एरिया इज द पार्ट ऑफ, आपको बताना है कंप्यूटर में विंडोज का जो नोटिफिकेशन एरिया होता है वो कहां पर होता है, किसका पार्ट होता है। बहुत प्यारा सा प्रश्न है, आंसर दीजिए आराम से। वेरी गुड, आपको पता है कि टाइटल जो हमारा टास्क बार होता है सबसे नीचे होता है, सबसे बॉटम पर होता है टास्क बार। और टास्क बार जहां पर हमको कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे विंडोज़ का नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन आता है वो टास्क बार के राइट कॉर्नर पे दिखाई देता है। अगर हम कोई डिवाइस ऐड करते हैं तो हमको भी राइट साइड में दिखाई देता है, कोई डिवाइस रिमूव करते हैं तो भी राइट साइड में दिखाई देता है, जहाँ पे डेट एंड टाइम भी हमको राइट साइड में दिखाई देता है। और वहीं पे लेफ्ट साइड में हमको क्या दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में हमको स्टार्ट मेनू दिखाई देता है। कहाँ पर, टास्क बार में। कहाँ पर दोस्तों, टास्क बार जो कि सबसे बॉटम पर होता है, टास्क बार जो कि सबसे बॉटम पर होता है। बोलो ठीक बा, बोलो। रिसाइकिल बिन, जब हम कोई चीज़ डिलीट करते हैं, कोई फाइल फोल्डर डिलीट करते हैं, रिसाइकिल बिन में जाता है, वहाँ से उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं। रिसाइकिल बिन जस्ट लाइक आपके घर के डस्टबिन की तरह होता है। टाइटल बार सबसे टॉप पे होता है, टाइटल बार के टॉप पर राइट कॉर्नर पे कंट्रोल बटन होता है। आपको पता है यहाँ पर कंट्रोल बटन होता है, इसी को हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं। ठीक है, अ प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेज इज कॉल्ड। बड़ा आसान सा प्रश्न है, इजी क्वेश्चन से इसका आंसर आपको देना है। हम सबका एक ही मकसद है, चिन टपाक डम। वेरी गुड। कंट्रोल अल्ट डेल होता है टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। शिफ्ट सी भी, ESC भी होता है। वेरी गुड। वेब ब्राउजर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, वेब पेज को देखने के लिए। आपको पता है जब किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसका जो पहला पेज होता है, जो हमारे सामने पहला पेज दिखता है, उसको हम वेब पेज के नाम से जानते, होम पेज के नाम से जानते हैं। किसी वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, वो उसका होम पेज कहलाता है। बोलो क्लियर है, वेरी गुड। What will be the total number of the cells in a worksheets with only 11 रो and 7 columns? 11 रो and 7। अगर आपके पास एक्सेल का कोई आपको कोई टेबल बनाना है, उसमें 11 रो हैं और 7 कॉलम हैं, तो कितना नंबर ऑफ सेल बनेगा? आपको पता है ये हमारा होता है कॉलम। वर्टिकल जो होता है कॉलम होता है, और हॉरिजॉन्टल जो होता है ये रो होता है, और छोटे छोटे ब्लॉक जो होते हैं सेल कहलाते हैं। अगर हम 11 रो 7 कॉलम को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 77 हमारा सेल बन जाएगा। ठीक है, आसान सा प्रश्न था, सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, वेरी गुड। इसमें से बताना है MS Word डॉक्यूमेंट्स आर ओपन एट पर्टिकुलर टाइम। इफ यू वांट टू गो थ्रू दीज ओपन डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन, व्हिच टैब विल यू यूज? आपको बताना है कि इनमें से 5 MS Word डॉक्यूमेंट्स के विशिष्ट समय पर खुले हुए हैं। यदि आप इनमें से खुले हुए डॉक्यूमेंट्स पर बारी बारी जाना चाहते हैं तो आप किस पर जाएंगे? बड़ा आसान सा प्रश्न है। यानी होता नहीं कि MS Word आपने कई विंडो ओपन कर रखा है और आपको विंडो में स्विच करना, वैसे स्विच करने का शॉर्टकट की भी होता है अल्ट टैब या कंट्रोल टैब। अगर आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर स्विच करना है, यानी एक ही प्रोग्राम के अलग अलग विंडो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग जो मैं बोल रहा हूं। अगर एक ही प्रोग्राम जैसे MS Word के और MS Word के कई विंडो आपने ओपन किया है, मतलब कई फाइल, तो उस प्रोग्राम, चूंकि प्रोग्राम एक ही है तो प्रोग्राम के अंदर स्विच करने के लिए कंट्रोल टैब यूज करेंगे। लेकिन अगर MS Word अलग प्रोग्राम, ब्राउजर अलग प्रोग्राम, MS Excel अलग प्रोग्राम, MS PowerPoint अलग प्रोग्राम, आपने मल्टीपल प्रोग्राम ओपन किया है और उन मल्टीपल प्रोग्राम के अंदर स्विच करना है तो आप अल्ट टैब का यूज करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। और आपको पता है व्यू में जाएंगे और व्यू में हमको स्विच विंडो का ऑप्शन मिलता है। तो अगर हमें 5 विंडो बोला गया है कि अगर मान लीजिए यहां पे है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे 5 विंडो ओपन है, 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, डजंट मैटर। ठीक है, बस ओपन है कई विंडो, स्विच करने के लिए हम व्यू पर जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। जिन लोगों को गलत है ना, अब उनको बताइए क्या चाहिए। झापड़, लपोटा, कंटाप, थप्पड़, क्या चाहिए? झापड़, लपोटा, कंटाप, थप्पड़, दिए गए विकल्प में से चुने। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको क्या चाहिए? झापड़, लपोटा, कंटाप, थप्पड़, किस ऑप्शन पे आप चूज करें?
To add table of contents to MS Word documents, you will select the menu. टेबल ऑफ कंटेंट कहां मिलता है आपको? बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। टेबल ऑफ कंटेंट किस मेनू पे मिलता है आपको? सरकारी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। हाँ, आपका सही है नीतीश जी, वेरी गुड नीतीश बीके जी। आनंद कुमार जी, ओएसआई मॉडल के क्वेश्चंस हो चुके हैं, आप प्रीवियस देखिए आपको दिख जाएगा। लेयर से क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, थोड़ी देर पहले कराया था मैंने क्वेश्चंस। रेफरेंस टैब मेनू में आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखता है। जैसे वो आप जब कोई बुक ओपन करते हैं और किसी बुक में आपको पहले वो दिखता नहीं इंडेक्स, कोई बुक ओपन करते हैं उससे पहले आपको इंडेक्स नहीं दिखता है, तो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, तो वो रेफरेंस टैब मेनू में आपको दिखता है, ठीक है। और आपको एंड नोट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड नोट और फुट नोट ये कहाँ दिखता है? ये भी आपको कहाँ दिखेगा? रेफरेंस टैब मेनू में दिखेगा, ठीक है जी। चलिए भाई साहब, किस क्लास का आईपी एड्रेस है? थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, आप सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं। किस क्लास का आईपी एड्रेस है? फटाफट आंसर दीजिए। हाँ, अरे भाई साहब 241 पहला ऑक्टेट, फर्स्ट ऑक्टेट सेलेक्ट कर लीजिए आप। फर्स्ट ऑक्टेट जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो क्या जाएगा? 239 से 240 से लेकर 255 तक आपका जाता है ना, तो क्लास ई का आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल अंडर व्यू मेनू इन एमएस एक्सेल? आपको बताना है कि इनमें से व्यू मेनू में एमएस एक्सेल में क्या अवेलेबल नहीं होता है। इनमें से व्यू मेनू में क्या अवेलेबल नहीं होता है? स्प्लिट विद कॉलम्स, न्यू विंडो, फ्रीज पेन्स या अरेंज ऑल? एमएस एक्सेल के व्यू में क्या? वेरी गुड, स्प्लिट कॉलम थोड़ी ना अवेलेबल होता है, बाकी तो न्यू विंडो, स्विच विंडो, अभी मैंने बताया न्यू विंडो, स्विच विंडो, जूम ऑप्शन, फ्रीज पेन्स, अरेंज ऑल, विंडो को अरेंज करना है ना, स्प्लिट कॉलम इन इंसर्ट में होता है। वेरी गुड तनु शर्मा जी, यू आर 100%, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए वेरी गुड। In a class A network, the first bits are the network part of the address and the remaining bits are the part of the address. आपको बताना है क्लास A में नेटवर्क में नेटवर्क कितने बिट का होता है और जो है होस्ट कितने बिट का होता है क्लास A में। इसका आंसर आपको देना है, सभी लोग आंसर दें। जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास कर रहे हैं सभी लोग आंसर देंगे। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी के बारे में बोल रहा है वो। देखो क्लास ए में क्या होता है आपको पता होना चाहिए, आपको ऐसे पता होना चाहिए, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं आप, ठीक है। तो 4 बिट का जो है, 4 बिट का जो है क्या होता है? नेटवर्क आईडी होता है, और बचा हुआ जो बिट होता है होस्ट आईडी। मतलब कितना बिट? कितना बिट बचा हुआ? बिट कितना होता है? तो 32 बिट का होता है ना टोटल, तो 24 बिट, 24 बिट जो होता है होस्ट आईडी होता है। यहां पे आपका 8 बिट नेटवर्क आईडी होता है और 24 का है को 24 28 होता है ना, 24 नहीं भाई 28 बिट, अरे कि 4 बिट नहीं 8, 4 बिट नहीं 8 बिट, 4 बाइट होता है, 8 बिट, 8 बिट, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 24 बिट, 24 8 32, 24 बिट, ठीक है। यहाँ पे 8 बिट, यहाँ 16 बिट, ठीक है। यहाँ पे 16 बिट, 16 बिट, 16 बिट और 8 बिट, 16 8 8 बिट, 16 यहाँ होगा यार, क्या मैं कर रहा हूँ। 16 यहाँ पे होता है, 16 बिट यहाँ होता है और 16 बिट यहाँ होता है, 16 32, ठीक है। और यहाँ पे 24 बिट होता है, 24 बिट होता है, यहाँ पे 8 बिट होता है, ऐसे होता है, ठीक है। इस दोनों में नहीं होता है, ठीक है। ये बिट वाला है, बाइट वाला पूछता। तो चूंकि एक बाइट में 8 बिट
तो आपको पता है IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, और 32 बिट मतलब 4 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है। तो नेटवर्क आईडी जो होता है, ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी 8 बिट का होगा यानी 1 बाइट का होगा, ठीक है, क्लास ए में, और 24 बिट का होस्ट आईडी, ऐसा आईडी मतलब होस्ट आईडी। फिर नेटवर्क आईडी बढ़ेगा 16 बिट का, ये 16 बिट का कम होगा, मतलब ये नेटवर्क आईडी बढ़ेगा, होस्ट आईडी कम होगा। फिर यहाँ 24 बिट और यहाँ 8 बिट। तो बोला क्या गया, क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितना होता है, तो क्लास ए में 8 बिट 24 बिट, ये होता है आपका, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। अरे भैया बताया तो मैंने, और मैं एक्सप्लेन कर दूं, डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, कंफ्यूजन नहीं है। वो मैं यहाँ पे बाइट के, मैं यहाँ पे जो यहाँ पे मैंने लिख दिया था ये वो ना बाइट, गलती से दिमाग में बाइट चल रहा था मेरे, तो बाइट नहीं बीट यहाँ लिखना, बाइट भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे अगर डिटेल में बताएं तो ऐसे बनता है, ठीक है, पूरा ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे सी, ऐसे डी, ऐसे ई, ठीक है। ऐसे बनता है, ठीक है। तो फिलहाल डी ई में तो होता नहीं है, डी ई में तो होता नहीं है। अब इसमें 1 2 1 2 3 4, ये 4 आपका 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 ऐसे, मतलब यहाँ पे लिखेंगे ना, तो यहाँ पे 8 बिट का लिख देंगे हम, 8 बिट, और 8 बिट लिख देंगे नेटवर्क आईडी का। बाकी बचा हुआ जितना भी बिट है आपका 24 बिट, 24 बिट हो जाएगा होस्ट आईडी का, होस्ट आईडी का। ऐसे यहाँ पे फिर ये 8 बिट से 16 बिट हो जाएगा, 16 बिट नेटवर्क आईडी, यहाँ 16 बिट होस्ट आईडी। फिर यहाँ पे क्लास सी में 24 बिट होस्ट आईडी नेटवर्क आईडी, और यहाँ पे 8 बिट होस्ट आईडी। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़। अब 16 किस क्लास का है आप बताइए, 16 अगर आ जाए किस क्लास का है, 16 बिट किस क्लास का है, तो 16 बिट किस में होता है, तो क्लास बी में होता है ना, 16 तो क्लास बी में हो जाएगा 16। 24/8 किस में होता है, 24/8 क्लास किस में होता है, 24/8 आपका जो होता है क्लास सी में होता है, तो क्लास सी हो जाएगा 24/8 का, ठीक है। 4/8 नहीं होता है, 4/8 नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन MS PowerPoint वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शंस टू सेट द साइज ऑफ स्लाइड्स। अगर स्लाइड्स के साइज को चेंज करना है तो हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड्स के साइज को हम कहां पे चेंज कर सकते हैं। अभिषेक कुमार जी 20 नंबर, अभिषेक कुमार जी 20 नंबर, ठीक है। देखो डिजाइन टैब मेनू में, डिजाइन टैब मेनू में जैसे दो होता है ना, एक स्लाइड साइज होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक वाइड स्क्रीन होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, एक वाइड स्क्रीन होता है। तो वाइड साइज होता है 16:9 होता है, 16:9 होता है ना। अच्छा जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, जब ये हमारा पावर पॉइंट है, उस डिजाइन में जाएंगे, डिजाइन में स्लाइड साइज वाइड स्क्रीन 16:9, स्टैंडर्ड 4:3 होता है। तो स्टैंडर्ड जो होता है आपका 4:3 होता है, स्टैंडर्ड जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड 4:3 होता है, 4:3 होता है, ठीक है। ये साइज होता है, डिजाइन में भी होता है, डिजाइन में, लेकिन स्क्रीन की साइज यानी कि जो स्लाइड उसके साइज को चेंज करने का ये ऑप्शन होता है, ठीक है, ठीक है। ग्लोबल एजुकेशन जी, अभी सिंह, अभी सैनी जी, सर यूपी पुलिस, जब होगा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ आप इस चैनल पर, है ना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नए हैं क्या, देखो जितने भी हमारे फ्रेंड्स यहाँ पर नए हैं उनसे कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे क्लासेस होती रहती हैं, इंपॉर्टेंट क्लासेस होती रहती हैं, ठीक है, एक बेहतरीन क्लासेस होती रहती हैं आपके लिए इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। लाइक शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, और क्लास करते रहें हमारे साथ यहाँ पे। When connecting the internet, the data transfer of 1 Mbps is equal per second। 1 Mbps किसके बराबर होता है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन एक्चुअली है, नॉट टेक्निकल, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है कि 1 Mbps किसके बराबर होता है। तनु शर्मा जी कह रही सर मैं 2019 से जुड़ी हूं आपके साथ, क्या बात है।
हाँ, इसकी जो साइज होती है ग्लोबल एजुकेशन जी वो डायगोनल होती है। वेरी गुड, हो जाएगा तनु जी, समय लगता है किसी चीज को गढ़कर, अगर आप गढ़ो अच्छे से तो गढ़कर निखार आने में समय लगता है ना। तो आप अभी आप गढ़ी जा रही हो, फिर आप में निखार आ जाएगा अच्छे से, आपका सिलेक्शन होगा, है ना। तो टाइम लगता है, अच्छा चीज बनने में टाइम लगता है ना। ठीक है, देखो एक एमबीपीएस मतलब क्या होता है, मेगाबिट्स पर सेकंड मतलब कि मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। और मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड का मतलब क्या होता है, मिलियन। मिलियन मतलब होता है अगर 10 धामा 100 धामा 1000, मतलब कि 1,000,000 ये 1000 हो गया और 000 मिलियन हो गया, यानी कि 10 की पावर 10 धामा 10 की पावर कितना होना चाहिए। अच्छा, क्या पूछा गया किस फॉर्म में, बिट्स पर सेकेंड, बिट्स पर सेकेंड, 10 दी पावर 3, 10 दी पावर बाइट्स, 10 दी पावर 6, 10 दी पावर 6 बाइट्स, 10 दी पावर 6 बाइट होगा, 10 दी पावर 6 बाइट होगा, है ना। देखो 1 केबी जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 दी पावर 10 धामा 100 धामा 10 दी पावर 3 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, 1 MB जो होता है 10 दी पावर 6 बाइट के बराबर होता है, ऐसे होता है। ठीक है, ये चीज। ठीक है, तो यहां पे आंसर जो आपका हो जाएगा 10 दी पावर 6 बाइट हो जाएगा, बिट्स नहीं होगा, 10 दी पावर 6 बाइट हो जाएगा। ठीक है, द मेल मर्ज प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 डॉक्यूमेंट्स, द मेन डॉक्यूमेंट्स एंड द मर्ज डॉक्यूमेंट्स। आपको पूछा गया है द मेल मर्ज में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स तथा मर्ज डॉक्यूमेंट्स। आपको बताना है 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स, मेल मर्ज में आपके 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं, द 3 डॉक्यूमेंट्स, द मेन डॉक्यूमेंट्स, द मर्ज डॉक्यूमेंट्स एंड द डेटा सोर्स। मर्ज डॉक्यूमेंट्स, मेन डॉक्यूमेंट्स, डेटा सोर्स। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। द ब्लैकन द स्क्रीन ड्यूरिंग अ स्लाइड शो इज प्रेस्ड। आपको बताना है कि स्लाइड शो के दौरान स्क्रीन को काला करने के लिए आप क्या करते हैं। बहुत प्यारा सा प्रश्न है। स्लाइड हमारा शो हो रहा है, अगर हमें स्क्रीन ब्लैक करना है तो क्या होगा। स्क्रीन ब्लैक करने के लिए हम क्या करते हैं, हे भगवान नाकिया कटा लो हमारा। स्क्रीन ब्लैक करने के लिए हम बी करते हैं, और स्क्रीन वाइट कर बी पे आप प्रेस करके देख लेना, स्लाइड शो कराना और स्लाइड शो कराना बी करना, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा आपका स्क्रीन, ऐसे हो जाएगा ब्लैक। ये ब्लैक हो गया स्क्रीन, देखो ब्लैक, फिर किया फिर ब्लैक। कंट्रोल मतलब कंट्रोल बी करोगे तो ब्लैक, देखो बी करोगे तो ब्लैक, याद रखना ऐसे। पी दबाओगे तो प्रीवियस, पी दबाओगे तो प्रीवियस, अरे यार प्रीवियस, एन दबाओगे नेक्स्ट, डब्ल्यू दबाओगे वाइट, बी दबाओगे ब्लैक। ठीक है, चेक कर लो यार, कितना आसान है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। If you want to make a specific data on MS Excel worksheet stand out, using such a arrows, stars or banners is a good way to do it. अगर आप MS Excel में आप वर्कशीट को स्टैंडर्ड फॉर्म में डेटा बनाना चाहते हैं, आप उसमें एरो यूज करना चाहते हैं, स्टार बनाना चाहते हैं, बैनर बनाना चाहते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे। आइकन्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, शेप्स। एरो, स्टार, बैनर। देखो आप देख लो, स्मार्ट आर्ट आंसर दे रहे हो आप, यहां पे देख लो, जैसे एक्सेल मैंने ओपन किया और एक्सेल में जब मैं एरो बनाना चाहूंगा तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और इंसर्ट में दोस्तों ऑप्शन क्या होता है, इलस्ट्रेशन होता है, और इलस्ट्रेशन में शेप में जाऊंगा, और शेप में देखो लाइन्स है, रेक्टेंगल है, एरो है, यहां पे लाइन शेप्स में, ये सारे जो ऑप्शन शेप्स में है। जो आप स्मार्ट आर्ट दे रहे हो ना, स्मार्ट आर्ट में सारे अलग लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, ये सब होता है। ठीक है, बात कहां की हो रही है, बात हो रही दोस्तों कि आप एरो चाहते हो, आप बैनर चाहते हो, है ना, आप जो है
क्या चाहते हो, आप जो है स्टार चाहते हो, तो उसके लिए आप शेप्स यूज करोगे, ना कि स्मार्ट आर्ट यूज करोगे। सारे बच्चों का आंसर गलत हो गया है एक साथ, है ना, सारे बच्चों का आंसर गलत हो गया है। आप इंसर्ट में जाइए, इलस्ट्रेशन में जाइए और आप आराम से शेप में जाइए, शेप पे क्लिक करिए। शेप से क्लिक करने के बाद में आप आराम से जो है क्या कर सकते हैं, एरोस, कोई भी सर्कल, रेक्टेंगल, स्टार, बैनर, कुछ भी आप वहां से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में किसी सेटिंग के लिए ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। एनिमेशन, इंसर्ट, चार्ट, स्लाइड, डिजाइन, ट्रांजिशन। ट्रिगर बटन का यूज कहां करते हो आप? ट्रिगर, तो ट्रिगर के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे ट्रांजिशन में, और ट्रांजिशन कह रहा हूं मैं, आप एनिमेशन में जाओगे और एनिमेशन में आप देखोगे यहां पे ट्रिगर, एनिमेशन ट्रिगर का ऑप्शन होता है, एनिमेशन में ट्रिगर का ऑप्शन होता है। तो आपका ऑप्शन ट्रिगर कहां दिखेगा? एनिमेशन में आप ट्रिगर कर सकते हो। एनिमेशन में, एनिमेशन क्या होता है और ट्रांजिशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? जब स्लाइड, जैसे अभी ये क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन है। स्लाइड टू स्लाइड जो इफेक्ट होता है ट्रांजिशन होता है, और स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उस ऑब्जेक्ट पे जो इफेक्ट होता है उसे हम एनिमेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा एनिमेशन कहलाता है, ये ध्यान दीजिएगा। Which of the following software is used for the making resume? अगर आपको रिज्यूम बनाना है तो आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? अगर आपको रिज्यूम बनाना है, हाँ, स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उस पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एनिमेशन करते हैं। स्लाइड्स के अंदर ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन और स्लाइड्स पर ट्रांजिशन। अगर एग्जाम में आएगा स्लाइड टू स्लाइड क्या होता है, तो ट्रांजिशन होता है। स्लाइड्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर एनिमेशन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर हमें रिज्यूम बनाना है तो एमएस वर्ड का यूज करेंगे, यानी कि मेकिंग रिज्यूम बनाने के लिए क्या करेंगे, हम एमएस वर्ड का यूज करेंगे रिज्यूम बनाने के लिए। ठीक है, इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग बायोडेटा बनाने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड। हेल्प के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? हेल्प के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? आंसर दीजिए फटाफट। हेल्प के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का यूज करेंगे? तो F1 का यूज हेल्प के लिए करेंगे, F2 का यूज रीनेम के लिए करते हैं, रीनेम के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए भाई। Which bar shows the current position as far the text goes? जो आपका टेक्स्ट जहां पे जाता है वो कौन सा बार होता है जो करंट पोजीशन शो करता है? इसका आंसर दीजिए आप लोग, सभी लोग आंसर दीजिएगा। Which सर मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, बहुत बहुत बधाई हो आपको, वेरी गुड। स्टेटस बार, स्टेटस बार मतलब आप जो काम करते हैं, जो काम करते हैं वो सब कहां दिखाई देता है आपको? तो सब स्टेटस बार पे आपको दिखाई देता है, जो भी काम आप करते हैं। ठीक है, कितना वर्ड टाइप किया है, कितना आपने वर्ड टाइप किया, कितना आप जो है पेज यूज कर रहे हो, सब स्टेटस बार पे दिखाई देता है। ठीक है, द नेम ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट डिस्प्लेज इन, वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है रिबन पे, टाइटल बार पे, स्टेटस बार पे, होम टैब पे। वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है, आपको बताना है वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है, कहां प्रदर्शित होता है वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम? सभी लोग आंसर देंगे। वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है कहां भाई साहब? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम कहां प्रदर्शित होता है? वेरी गुड, वेरी गुड, टाइटल बार पे। टाइटल बार विल बी करेक्ट आंसर। आपको पता है टाइटल बार सबसे टॉप का बार होता है, सबसे टॉप का बार होता है, और किसी प्रोग्राम, और किस नाम से आता है अगर वर्ड डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है, डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है, डॉक्यूमेंट 1 नाम से आता है। ठीक है, यानी कि वर्ड में अगर हम काम करते हैं तो, हाँ, अभी सैनी जी ऐप में चल रहा है, अभी सैनी जी आप जो क्लास की बात कर रहे हो हमारे ऐप में चल रहा है, करंट टाइम में ऐप में चल रहा है। यूट्यूब पे जब डेट आ जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे, जैसे एग्जाम का डेट आया है तो क्लास में स्टार्ट किया हूं वैसे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, विच इज द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? आंसर दीजिए, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? सभी लोग आंसर देंगे फटाफट, कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है?
वेरी गुड। आंसर क्या हो जाएगा आपका? एमएस क्या? एमएस वर्ड 7 है ना, ये वर्जन आपका 7। ये हमारा क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। एमएस वर्ड 7 हमारा क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। मोजिला फायरफॉक्स क्या है? ब्राउजर है। अवास्ट क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बोलो क्लियर है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बोलो क्लियर है? यहां कोई दिक्कत तो नहीं भैया? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर ऑल प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिएगा जरा आप लोग। क्या कर रहा था मैं? देश एक मिनट रुकिएगा आप लोग, बस एक मिनट रुकिएगा, जस्ट वेट। मैसेज आ गया ना, मैसेज का रिप्लाई कर दूं मैं, बस एक मिनट। चला गया यार। चलो ठीक है, आप लोग तो इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट प्रोग्राम इज यूज्ड इन एमएस वर्ड टू चेक द स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का यूज करते हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ मुझे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या आंसर हो जाएगा आपका? हाँ बहुत बढ़िया, यहां पे आंसर हो जाएगा आपका स्पेलिंग चेक करने के लिए आप यूज करते हो स्पेलिंग एंड ग्रामर। किस टैब मेनू में आपको मिलेगा ये? सभी लोग आंसर दीजिएगा, किस टैब मेनू में आपको मिलेगा ये? ठीक है,
स्पेलिंग एंड ग्रामर आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्पेलिंग ग्रामर विल बी करेक्ट आंसर। MS वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस में मिलेगा हमको? रिव्यू टैब मेनू में मिलेगा, रिव्यू टैब मेनू में, रिव्यू टैब मेनू में, ठीक है। एक मेल करना था एक्चुअली, ऑफिशियल मेल करना था ना, बस थोड़ा समय लगा आपका, आई एम सो सॉरी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों है टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रेस। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? कंट्रोल P, कंट्रोल D, कंट्रोल B, कंट्रोल Q। आंसर दीजिए। टू शो द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स बी प्रेस, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स दिखाने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं? सभी लोग आंसर दीजिएगा। लेटेस्ट में कौन सा MS ऑफिस चल रहा है? लेटेस्ट में MS ऑफिस चल रहा है, MS ऑफिस का 2021 वर्जन, MS ऑफिस का 2021 वर्जन चल रहा है लेटेस्ट में, लेटेस्ट में चल रहा है, लेटेस्ट में चल रहा है MS ऑफिस का 2021 वर्जन, ठीक है। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए हम लोग कंट्रोल D का यूज करते हैं। कंट्रोल D का यूज क्यों करते हैं? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए करते हैं, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए करते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट की ओर होता है कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में P या कंट्रोल शिफ्ट F, कंट्रोल शिफ्ट F भी होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसी शॉर्टकट की का यूज हम, कंट्रोल D का यूज हम ब्राउजर में क्यों करते हैं? ब्राउजर में हम लोग बुक मार्क्स करने के लिए करते हैं, बुक मार्क्स करने के लिए करते हैं ब्राउजर में। और इसी शॉर्टकट की का यूज हम लोग पावर पॉइंट में क्यों करते हैं? पावर पॉइंट में हम लोग करते हैं डुप्लीकेट करने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए स्लाइड को, डुप्लीकेट ऑफ स्लाइड, स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग करते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इट इज द चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। आपको बताना है वह परिवर्तन जिस तरह से पाठ चयनित वस्तु के चारों ओर घूमता है। जैसे हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो उसी की बात यहां पे करी जा रही है। हाँ, इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग विल बी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, टेक्स्ट रैपिंग विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है इन द वी कैन चेंज द व्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड सेट द जूम ऑप्शन। आपको अगर जूम ऑप्शन सेट करना है तो हम कहां से सेट करेंगे? जूम ऑप्शन कहां सेट करेंगे हम? अगर हमें जूम ऑप्शन सेट करना है तो हम कहां से करेंगे? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। व्यू टैब मेनू, वेरी गुड, व्यू ऑप्शन होता है, व्यू, व्यू में हमारा होता है, व्यू में है ना, कहां पे होता है? व्यू में होता है। ये जूम वाला ऑप्शन कहां पे होता है? व्यू में होता है, ठीक है। MS वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं? तो MS वर्ड में मिनिमम 10% जूम मिनिमम और मैक्सिमम 500% जूम करते हैं। कितना करते हैं? 500% जूम करते हैं। वहीं एक्सेल में कितना करते हैं? तो एक्सेल में 10% मिनिमम, मैक्सिमम 400% करते हैं। वहीं पावर पॉइंट में कितना करते हैं? तो पावर पॉइंट में मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400% करते हैं जूम। याद रखना है जूम की बात हो रही है, यहाँ पे जूम की बात हो रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम? ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया आपको, आज स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि बूटिंग का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। इसका आंसर दीजिएगा, सिस्टम में बूटिंग का क्या मतलब होता है। सेशन को लाइक शेयर भी कर दीजिए भाई, सेशन अच्छा लग रहा हो अगर आपको। स्टार्टिंग द कंप्यूटर, वेरी गुड, कंप्यूटर को स्टार्ट करना, स्टार्टिंग कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ठीक है, ये होता है। रीस्टार्ट मतलब रिबूट होता है, रीस्टार्ट मतलब रिबूट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट इफ बट इफ द रिजल्ट ऑफ अ कंप्यूटेशन इज फॉल्स, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट? एक कंप्यूटर सही रिजल्ट देता है लेकिन यदि कंप्यूटर गलत आउटपुट दे रहा है तो उसका कारण क्या है? आंसर दीजिए। एक कंप्यूटर सटीक रिजल्ट देता है लेकिन यदि कंप्यूटर गणना गलत कर रहा है, गलत परिणाम दे रहा है तो क्या इसका मुख्य कारण है? पावर फेलियर, द कंप्यूटर सर्किट्स, इनकरेक्ट डेटा एंट्री। अगर हम गलत इनपुट करेंगे तो गलत आउटपुट तो देगा, क्योंकि हमारा कंप्यूटर गीगो पे काम करता है ना। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? गीगो पे। गीगो का मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर हम गार्बेज इनपुट करेंगे तो हमको गार्बेज आउटपुट मिलेगा। बोलो क्लियर है?
गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब गीगो, है ना। अगर हम गलत इनपुट करेंगे तो हमको आउटपुट जो मिलेगा वो गलत मिलने वाला है। हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट्स रिप्रेजेंट्स, 4 किलोबाइट में कितने बाइट्स का प्रतिनिधित्व करता है, 4 किलोबाइट कितने बाइट का प्रतिनिधित्व करता है। तो आंसर दे सकते हैं आप लोग आराम से दे सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से। तो आपको पता है जब एक सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच श्रेयस, क्या नाम है, श्रेया श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे भाई एक बाइट में 8 बिट, एक बाइट में 8 बिट, ठीक है। तो अच्छा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, तो 4 किलोबाइट में 4 चौक 16, 4 दुनिया 8 9 0 40 96 बाइट, तो आंसर 40 96 हो जाएगा। थोड़ा मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। एस रैम का फुल फॉर्म मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, 440 96, ऑल्सो बांग्लादेश बॉर्डर विथ इंडिया, वेरी गुड। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी विल बी करेक्ट आंसर, है ना। और डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको पता है यूएसबी को भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने ही डेवलप किया था, यूएसबी को भारत के रहने वाले मिस्टर अजय भट्ट ने ही डेवलप किया था, मिस्टर अजय भट्ट साहब ने, ठीक है। तो भैया यूनिवर्सल सीरियल बस विल बी करेक्ट आंसर, यूएसबी, ठीक है। 1996 में, वेरी गुड, 1996 में इसको डेवलप किया गया था, ठीक है। Which one of the following is not a form of data storage media, इनमें से कौन सा डेटा स्टोरेज मीडिया नहीं है, मतलब जो डेटा स्टोर करता है ना वो मीडिया नहीं है, आंसर बताइए। डेटा स्टोरेज मीडिया नहीं है। वी लाइक योर टीचिंग स्टाइल सर जी, श्रेया श्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मैं आपको बता दूं पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी, हमसे जुड़ने के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है धीर.सिंह0291, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है। इस इंस्टाग्राम आईडी पर हमको आप फॉलो भी कर सकते हैं, हमसे आप कनेक्ट हो सकते हैं, हमसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको अपने टेलीग्राम का हम लिंक दे देंगे, टेलीग्राम के लिंक से क्या होगा कि आपको मैं इस कंप्यूटर क्लास का पीडीएफ वहाँ भेज दूंगा। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद धीरेन्द्र नाम से है डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट सर्च करने पर अगर टेलीग्राम नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे नाम का आईडी बना रखे हैं स्टडी विद धीरेन्द्र, तो आप ये मेरा पर्सनल जो है इंस्टाग्राम आईडी है, इसको आप सर्च करिए, फॉलो करिए, मुझे मैसेज करिए, मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा अपने, मैं वहाँ टेलीग्राम पीडीएफ आप ले लीजिए आराम से, ठीक है। डेटाबेस कोई स्टोरेज मीडिया नहीं होता है, डेटाबेस कोई स्टोरेज मीडिया नहीं होता है। मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल डिस्क होता है, डेटाबेस नहीं होता है, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। सर पूरे यूट्यूब पर आपसे अच्छा कोई भी कंप्यूटर नहीं पढ़ा सकता, यह आपका मेरे लिए प्रीशियस वर्ड, प्रीशियस कमेंट्स, यह आपका प्रीशियस लव है मेरे लिए। मैं प्रयास करूंगा मैं और बेहतर करने का, इससे बेहतर करने का भी प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि आप लोगों के विश्वास को, आप लोगों के ट्रस्ट को, आप लोगों के प्यार को मैं और अच्छा करना चाहता हूँ, बेहतर करना चाहता हूँ। तो इसमें से जो टैबलेट है, टैबलेट ये हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है। मिडी भी हमारा होता है इनपुट डिवाइस, मिडी हमारा जो होता है वो ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है, ऑडियो इनपुट डिवाइस होता है मिडी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ठीक है, ये होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। सारे इनपुट डिवाइस हैं, टैबलेट इनपुट डिवाइस नहीं होता है। Which one of the following is groups contain graphical file extension, इसमें से ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन ग्रुप कौन सा होता है, इनमें से ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन ग्रुप कौन सा होता है, मतलब जो ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन ग्रुप होता है इमेज का, तो एक्सटेंशन नेम क्या होता है, किसी फाइल को मतलब उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना, वो पर्टिकुलर एक्सटेंशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी, ये हमारा एक इमेज का ग्रुप है। जेपीजी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स ग्रुप, ठीक है। जीआईएफ क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज
फॉर्मेट, और बीएमपी होता है बिट मैप पिक्चर, बिट मैप पिक्चर, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। Which of the following in natural element is primary element in computer chips? कंप्यूटर चिप के लिए कौन सा नेचुरल एलिमेंट प्राइमरी एलिमेंट है? कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर चिप के लिए कौन सा नेचुरल प्राइमरी एलिमेंट है? वेरी गुड, सिलिकॉन। भारत में किस शहर को सिलिकॉन कहते हैं? बेंगलुरु, आपको पता है, बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टैब्लिश कब किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को स्टैब्लिश कब किया गया था? तो 1975, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट को स्टैब्लिश किया गया था बाई बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा, ठीक है। दोस्तों अभी तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, जो कि मेरा एक क्लास और भी लगा हुआ है, तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी और भी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, इतना क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, एनफ है आपके लिए। और बाकी इससे प्रीवियस क्लासेस को भी आप देखिए, ठीक है। एक प्रीवियस क्लासेस जो मैंने दिया है वो देखिए आप लोग। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक है। मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, डेप्थ में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, डिटेल में एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। प्रयास करूंगा शाम तक या रात तक टाइम मिलेगा तो मुलाकात आप लोगों से जरूर करूंगा मैं, ठीक है। प्रयास करूंगा मैं रात को भी क्लास आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। फिलहाल अभी के लिए सेशन को यहीं पे मैं एंड करूंगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आराम से पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछते रहिए आप लोग, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद धीरेन्द्र सर के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा बना रहे, ठीक है। सर आप मेरा ऐप, ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछिए फटाफट हमसे आप लोग।